हेलो। हेलो। अब सही है। शुरू करें भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो, सबसे पहले इसको जो है वो फॉर्मुलेट किया 1947 के अंदर। 1947 के अंदर जॉर्ज बी डेंटजिंग और मार्शल वुड और उनके एसोसिएट ने, और उन्होंने किसके लिए किया था, वो एयरफोर्स के अंदर काम करते थे और एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट थे उनके लिए उन्होंने उसको डेवलप किया अमेरिका के अंदर। लेकिन मैथमेटिकल मॉडल के रूप में इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था। फिर 1956 के अंदर एक जो है वो रशियन मैथमेटिशियन था, प्रोफेसर एलवी कांटोवोरिच रोविच, उसने क्या किया, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग की मैथमेटिकल मॉडल जो है वो बनाई कि भाई मैथ्स के रूप में उसके लीनियर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करने के बारे में बात की, सिंप्लेक्स वगैरह जो है इसने बात की। पहले इसने किया, लेकिन इन्वेंटर जो है वो इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसको मैथमेटिकल मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया था। यहाँ दो वर्ड है, लीनियर और प्रोग्रामिंग। दो वर्ड जो है उसमें से लीनियर का मतलब क्या है, उनके बीच जो वो प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, जैसे अपन मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर जो वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं उस तरीके का। जैसे जो हम रिग्रेशन के अंदर लीनियर वर्ड पढ़ते हैं वो सेम ही मीनिंग जो वो यहाँ पर है। और प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में। तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए या प्रोपोर्शनल रिलेशन होना चाहिए। जैसे 4x+5 5x2, तो इसका 4 है तो इसका 5 है, इसका 8 है तो इसका 10 है, इसका 12 है तो इसका 15 है, इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, तब स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे अपन क्या कहेंगे, लीनियर। और प्रोग्रामिंग जो वो मैथमेटिकल होना चाहिए, मैथमेटिक्स के हिसाब से उसे अपन क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। तो 1947 के अंदर इन्होंने जियोर्ज बी डंटिंग और मार्शल वुड और एसोसिएट ने बनाया था इसको, लेकिन 1956 के अंदर उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में एलवी कांटोरोविच जो है उन्होंने प्रेजेंट किया, और इस वजह से इनको जो है क्या कहा जाता है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग का इन्वेंटर कहा जाता है, एलवी कांटोरोविच। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किसने है, तब तो ये डेंटजिंग और मार्शल वुड आएंगे। और अगर पूछा जाए कि इन्वेंटर कौन है, तो इन्वेंटर के अंदर एलवी कांटोरोविच आएगा। मैथमेटिकल मॉडल पहली बार किसने प्रेजेंट किया, तो मैथमेटिकल मॉडल के रूप में इसको इसने प्रेजेंट किया। नमस्ते जी, नमस्ते। एक सेकंड, शायद इंटरनेट की दिक्कत आ रही हो, उस वजह से ये भी ये हो सकता है। अभी सही है, हाँ, वो शायद वो एक और क्लास कल वाली जो है वो अपडेट हो रही थी ना, शायद उस वजह से जो है वो ये हो गया होगा। ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक है, किसके लिए है, ताकि हम क्या करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे मशीन और लिमिटेड है या की फैक्टर है, की फैक्टर कहो या लिमिटिंग फैक्टर कहो, कि जिनकी अवेलेबिलिटी जो वो अनलिमिटेड नहीं है, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, लिमिटेड फैक्टर हो जाएंगे। जैसे अभी के टाइम के अंदर अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए,
टाइम जो है वो क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है कि भाई इतना टाइम है, इसके अंदर आपको बेस्ट यूज करना है। जो लिमिटिंग फैक्टर है उनको अपन क्या क्या वर्ड से नाम से और जानते हैं, उसको अपन कंस्टेंट भी कहते हैं, उसको अपन की फैक्टर भी कहते हैं, उसको अपन लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। जो लिमिटिंग फैक्टर है उनका मैक्सिमम जो पॉसिबल सही तरीके का यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो करने के लिए जो है वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसका यूज करते हैं। क्लियर है। अपन जैसे 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर ये वर्ड बार बार सुनते थे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में ही ये जो है वो बात कर रहा है। लीनियर वर्ड का मतलब क्या है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जिसकी स्ट्रेट लाइन जो बनती है रिग्रेशन के अंदर जो पढ़ते हैं लीनियर, वो सेम ही वर्ड है। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मैथमेटिकल मेथड होना चाहिए, मैथ्स के हिसाब से उसे क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है। टर्मिनोलॉजी इसके अंदर क्या क्या यूज होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो भी है, जैसे बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं तो या तो उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना है, या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो सकता है कि कॉस्ट कम से कम करना है। कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है, जो लिमिटिंग फैक्टर है या जो की फैक्टर है उनको अपन क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट कहेंगे। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड पुट कंस्ट्रेंट इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई ये जो है वो जैसे पर्टिकुलर कोई रॉ मटेरियल होता है, वो उसके ऊपर सरकार ने कुछ कोटा फिक्स कर रखा होता है, जैसे आप कस्टम के अंदर पढ़ते हैं कोटा, कि भाई इतना ही खरीदा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का कंस्ट्रेंट हो जाएगा। क्लियर है। या मशीन और जो वो लिमिटेड है तो मशीन और क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। या लेबर जो है वो लिमिटेड है तो उस केस के अंदर लेबर और जो वो क्या हो जाएंगे, आपके लिए कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कि क्या है, अरेंजमेंट बाय विच द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज पॉसिबल। ये जो है जैसे अपन ग्राफिकल के हिसाब से देखें तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये वाला जो पोर्शन है, जैसे ये दोनों में जो वो लेस देन वाला साइन है तो इससे नीचे की साइड में होना चाहिए, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। और ये जो पॉइंट है इनको क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट कहेंगे। इनको कहा जाता है कॉर्नर पॉइंट का डेफिनेशन कहा जाती है जहाँ पर एंगल बनता हो। देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई एंगल बनेगा, यहाँ कोई एंगल बनेगा, यहाँ कोई एंगल बनेगा और यहाँ कोई एंगल बनेगा। तो इनमें से ये जो है ये क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर है। कॉर्नर पॉइंट क्या है, डिफरेंट एंगल ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि भाई इतने में प्रोडक्शन हो सकता है, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट जो वो कहेंगे। समझ पा रहे हो बात। क्लियर है। भाई ये हो गया आपके दो जो भी है, और ये जैसे दोनों में जो है वो लेस देन वाली इक्वेशन है तो ये हो जाएगा। अब अलग अलग सिचुएशन होती है, अगर इन दोनों में मैक्सिमम वाला हो मोर देन होता तो उसके इसके अंदर क्या होता, इससे ऊपर की साइड के अंदर जो वो क्या हो जाता, ये फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता। क्लियर है। आगे हम पढ़ेंगे भी कि हो सकता है कि एक जो है वो तरीका हो, ऑप्टिमम तरीका हो जहां से सबसे बेस्ट तरीके से यूज हो सकता है, या हो सकता है कि दो ऐसे तरीके हो कि भाई एक्स की इतनी और वाई की इतनी यूनिटें प्रोड्यूस करो, या एक्स की इतनी और वाई की इतनी प्रोड्यूस करो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके के दो पॉसिबल आंसर भी दिए जा सकते हैं, मल्टीपल आंसर भी दिए जा सकते हैं, अनबाउंड फिजिबल सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है। अनबाउंड मतलब कि अब इससे मोर देन है और मैक्सिमाइजेशन करना है, तब तो यहाँ पर पूरा जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंड भी हो सकता है। और कई बार जो है वो क्या कर देता है, ऐसा भी हो सकता है कि नॉन फिजिबल जो वो आंसर भी हो सकता है। क्लियर है। जो आगे अपन सारे के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो कॉर्नर पॉइंट वाला जो है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द कर्व एट विच द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इज नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कॉर्नर पॉइंट जो है उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। के भाई ये दो है तो उस केस के अंदर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर लेस देन वाली सिचुएशन है तो उस केस के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, फिर जो वो उसके कंस्टेंट लिखते हैं, फिर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखते हैं। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे बी जीरो और पॉजिटिव नंबर बट शुड नॉट बी नेगेटिव।
कि जो भी है आपके वेरिएबल है, समझिएगा कंस्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो वेरिएबल है एक्स और वाई जैसे जो भी वेरिएबल है, उन वेरिएबल की वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, जीरो या पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से अपन जो भी क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर सबसे लास्ट में ये आप जब इक्वेशन लिख देते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देते हैं, फिर कंस्टेंट लिख देते हैं, फिर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन जो वो लिखते हैं। और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखना क्यों जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि जैसे पहले वाला जो जिसके अंदर कम प्रॉफिट होगा उसकी वैल्यू क्या कर देगी, ये कैलकुलेट करके माइनस में बता देगा कि उसको माइनस में बनाओ और दूसरे वाले को प्लस में बनाओ, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि उसको माइनस के अंदर बनाया जाए। प्रोडक्शन जो भी होगा वो या जीरो होगा या मोर देन वन होगा। लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए और फिजिबल सॉल्यूशन की अपन तलाश करेंगे। फिजिबल सॉल्यूशन की जो तलाश है वो इसके अंदर चलेगी। क्लियर है, हो सकता है मिले, हो सकता है दो मिल जाए, हो सकता है कि बहुत सारे मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अपनी तलाश जो रहेगी वो किसकी रहेगी, फिजिबल सॉल्यूशन की। भाई इस वाली कंडीशन के अंदर अंदर जो है वो क्या क्या चीजें किस किस तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है, वो सारे क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। एरियाज और यूसेज ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का मतलब किस तरीके से, जैसे ये आपकी फैक्ट्री है और ये तीन जगह शोरूम है, ए बी और सी। अपने प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। तो इसको किस तरीके से पहुँचाया जाए ताकि अपनी कॉस्ट कम से कम हो, या फिर अपन जो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, इससे ए बी और सी, यहाँ से ए तक पहुंचा दें, फिर ए से बी तक पहुंचा दें और सी मान लीजिए नजदीक है इसको डायरेक्ट पहुंचा दें। ये इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें से जो बेस्ट होगा उसकी तलाश के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसको यूज कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्रोडक्शन है उसके लिए हो सकता है कि किस तरीके से प्रोड्यूस करें तो अपने को ज़्यादा फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे अपना जो फार्म है उस फार्म के अंदर जो किसका प्रोडक्शन किया जाए और कितना प्रोडक्शन किया जाए, किस बेस्ट कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा मिले। इन ट्रेड सेक्टर आपको सेल करने के केस के अंदर भी हो सकता है, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हो सकता है। सेम वही डिफेंस के अंदर जो इस तरीके का आपको अपने जो इक्विपमेंट है वो पहुंचाने हैं, उनको कम कॉस्ट के अंदर पहुंचाना है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर कर सकते हो कि भाई जैसे आपके पास तीन सोर्स है, इस सोर्स से पैसा लोगे तो ये कॉस्ट लगेगी, उस सोर्स से इतनी कॉस्ट लगेगी, उस सोर्स से इतनी कॉस्ट लगेगी, और अपने को इतना अमाउंट जो वो चाहिए, इस सोर्स से इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है, दूसरे वाले सोर्स इससे ये लिमिट है, पहले और दूसरे सोर्स से मिला के ये लिमिट है, तो वहां पर भी अपन क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के अंदर भी हो सकता है, नॉर्मल किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे से करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एवरीडे लाइफ के अंदर आप नॉर्मल अपने जीवन के अंदर भी जो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव लिख दिया आपने कि भाई मेरे को स्टडी जो मैक्सिमाइज करनी है और उसके अंदर ये चीज़ें कंस्ट्रेंट है। लिमिटेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ये एक बार साथ में लिख रहे थे इस वजह से लिखा गया, बाकी ये सिंप्लेक्स मेथड के साथ साथ ये एक तरीके से लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी आंसर देगा वो सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों जो वो सेम ही देगा। क्लियर है, बाकी ग्राफिकल के अंदर मेन जो लिमिटेशन ग्राफिकल की जो है वो क्या है कि ग्राफिकल एक टाइम के अंदर दो ही वेरिएबल जो है उनको कंसीडर कर सकता है, दो से ज्यादा वेरिएबल को कंसीडर नहीं कर सकता, जबकि सिंप्लेक्स दो से ज्यादा वेरिएबल को भी कंसीडर कर सकता है। इस वजह से सिंप्लेक्स जो है वो ग्राफिकल से ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ग्राफिकल की कैलकुलेशन जो वो इजी है उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं, और सिंप्लेक्स की कैलकुलेशन जो वो डिफिकल्ट है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा पहला लिखा ही है डिफिकल्ट मेथड है। उसके बाद में ये कभी कभी एब्सर्ड रिजल्ट दे देता है या खराब रिजल्ट दे देता है। जैसे उसने कहा कि प्रोडक्शन कीजिए 3.4 यूनिट्स का, अब 3.4 यूनिट्स का तो प्रोडक्शन होगा नहीं, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा बेस्ट पॉसिबल वो कैलकुलेट करके देगा कि भाई आप x1 की जो वो 3.4 यूनिट बनाइए और x2 की जो वो 5.2 यूनिट्स बनाइए। अब आपको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी 3.4 यूनिट बनाए और उसकी 5.2 यूनिट्स बनाए। क्लियर है, लेंथी प्रोसेस है, कल पूरी क्लास लग गई थी इसको समझने में।
रिपीटेटिव प्रोसेस है, पहले टेबल बनाई, फिर जो वो उसमें आंसर नहीं मिला, फिर आपने सिंपलेक्स टेबल 2 बनाई, फिर नहीं मिला, सिंपलेक्स टेबल 3 बनाई, इस तरीके से। वेरियस सॉल्यूशन सच एज फिजिबल सॉल्यूशन, अनफिजिबल सॉल्यूशन, अनरेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन, डीजनरेट या खराब या बेकार जिसे कहते हैं वो सॉल्यूशन, ये सारे अपन लास्ट के अंदर जो लिखे हैं कि भाई एक एक का क्या मतलब, ये इस तरीके के बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है। अनसर्टेनिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम नॉन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द कंस्टेंट रिक्वायरमेंट विच इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। वो कह रहा है कि हमें पता होता है, सबसे पहले तो वो कहता है कि जैसे जैसे उसने लिखा कि z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2। वो कह रहा है कि एक तो x1 जो है उसमें कंट्रीब्यूशन 10 मिलेगा और x2 में 12 मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं होता, वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। कभी इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो उसके इसके अंदर 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 से 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हमें नॉन है और ये फिक्स है, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में कंस्टेंट जो होते हैं वो भी कोई फिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 3x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 135। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये 135 ही हो, ये ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, एकदम पर्टिकुलर पता हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि टोटल जैसे मशीन और अपने पास 140 है और अपन मानते हैं कि 5 और जो वो अपना नॉर्मल लॉस है, इस हिसाब से अपन ने 135 और जो वो माने। लेकिन हो सकता है कि अपने किसी कारण से 10 और खराब हो गए तो उस केस के अंदर अपने पास अवेलेबल कितने रहेंगे, 125 और ही रहेंगे। ये कह रहा है कि हमें पहले से पता है कि 135 और ही अवेलेबल होंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा पहले से आप डिटरमाइन करना कोई जरूरी नहीं है कि हो हमेशा। सुटेबल फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ओनली वन ऑब्जेक्टिव, कि भाई यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि या तो आपने लिखा है कि z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2 और इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब इसने जैसे आंसर दे दिया कि भाई आप x1 जो है उसके 40 यूनिट बनाओ और x2 जो है वो 0 बनाओ। इस साल तो ये प्रॉफिट जो वो अपने को ज्यादा दे देगा, इसके हिसाब से तो आंसर अपना सही हो जाएगा। लेकिन x2 अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रखा तो हो सकता है कि अपना प्रोडक्ट जो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाए और इसका कल को अच्छा स्कोप हो और फिर अपन जो उससे बाहर हो जाए, आउट हो जाए। तो अपना एक पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं रहता हमेशा कि सिर्फ इस साल प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज करना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती, क्वालिटी होती है उसके अलावा कि भाई क्वालिटी मेंटेन करनी है, गुडविल क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें जो है वो भी होती है। लेकिन ये जो एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्टिव जो है उसको कंसिडर करके आंसर जो वो बताएगा। भाई डाउट आए वहाँ बताते रहिए। वैसे अपन एक कल क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये अब जो है वो प्योर थ्योरी ही है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे। सबसे पहले तो डिसीजन वेरिएबल पता करेंगे कि भाई जैसे क्या क्या है, जैसे x1 और x2 ये आपने पहले तो तय किया। फिर उसके बाद में आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया कि z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2 को मैक्सिमाइज करना है, ये आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। फिर उसके आपने कंस्टेंट लिख दिए कि 3x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 135, 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 180। तो ये जो ये आपने क्या किया, कंस्टेंट बनाया, ये जो है आपने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग बना दिया। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करने के मेथड, वैसे हर जगह जो वो दो मेथड लिखे जाते हैं, लेकिन क्योंकि कॉलेज की जो बुक्स चलती है के नागर और उसमें इन्होंने 3 मेथड लिखे हैं। जैसे क्यूटी की एक बुक है उसके अंदर 2 मेथड ही लिखे हैं, लेकिन के नागर के अंदर 3 मेथड लिखे हैं। तो अपन जो वो तीनों मेथड के नाम देख लेते हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन जो एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है उसको, उसके अलग मेथड बनते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें लिखे हैं तो पीछे वाले अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसमें सिंप्लेक्स और ग्राफिकल सॉरी ट्रांसपोर्टेशन लिखा था और लास्ट में बी और सी लिखा था। तो अगर हम चैलेंज करते तो उसके इसके अंदर आंसर जो वो चेंज करवा सकते थे, क्योंकि उस बुक के अंदर लिखे हैं तीनों मेथड। तो ये तीनों मेथड कॉलेज की बुक्स में लिखे उनको माना जाएगा। तो ये 3 मेथड जो वो मेन मेथड है, ग्राफिकल, सिंप्लेक्स और ट्रांसपोर्टेशन मेथड। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन अब से आए तो आप उसको टिक कर सकते हो, क्योंकि अपन इसको चैलेंज कर सकते हैं। जो भाई कॉलेज के बुक्स में है उसको उसके बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है।
तो पीछे वाले जो अटेम्प्ट का कल अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसके अंदर सिंप्लेक्स और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन मेथड था और बी और सी दोनों था डी ऑप्शन में, उन्होंने बी को आंसर माना था लेकिन डी को भी आंसर करवाया जा सकता था अगर अपन ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लगाते तो। क्लियर। और वैसे इस बार चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि पीछे वाले टाइम में ये क्वेश्चन आ चुका है और सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाए ना तो सिर्फ सिंप्लेक्स ही कर देना क्योंकि पीछे वाले में आरपीएससी ने माना है तो उसके बेसिस पे भी चैलेंज किया जा सकता है। समझ आ रही बात भाई? जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें ए बी सी में ये लिखे और फिर डी में ऑल ऑफ द अबव लिखे तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं क्योंकि ग्राफिकल और सिंप्लेक्स है तो ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ माना जाएगा। सेम एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसके इसके अंदर आप दोनों कर सकते हो, सिर्फ सिंप्लेक्स कर सकते हो क्योंकि आरपीएससी ने इस बार सिंप्लेक्स माना है इस हिसाब से, और ये दोनों करो तो उस केस के अंदर अगर आरपीएससी फिर आंसर जो सिर्फ सिंप्लेक्स को माने तो उस केस के अंदर अपने को के नागर की बुक के हिसाब से उसको चैलेंज करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? ग्राफिकल मेथड सुटेबल इन द केस वेयर देयर आर ओनली टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल हो उसी केस के अंदर जो वो क्या होगा ये काम आएगा। ये अपन ने कल जो एग्जांपल लिया था वो सेम ही अपन ने लिखा है, ये मैक्सिमाइज करना है, ये कंस्टेंट लिख दिए, ये नॉन नेगेटिविटी लिख दिया और फिर ये सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है x1 को 0 मान लो तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 को 0 मान लो तो x1 की वैल्यू क्या है, वैसा वैसा दूसरी इक्वेशन में भी x1 को 0 मान लो तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 को 0 मान लो तो x1 की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद में इसको ये लाइनें खींच दी, ठीक है। और इस पॉइंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो है उसको क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी को 2 से कर दो तो ये भी 6x1 हो जाएगा, ये भी 6x1 हो जाएगा। फिर पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को लेस कर दो तो ये कट जाएगा, ये 5 की जगह जो 15 हो जाएगा और ये 3 की जगह 6 हो जाएगा तो 15 माइनस 6 करके ये इस तरीके से आगे इसको सॉल्व कर देंगे, अपन ने कल किया ही था। फिर जो भी फिजिबल सॉल्यूशन, अब फिजिबल सॉल्यूशन कौन कौन से, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये चार जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन चारों की वैल्यू लिखेंगे और चारों पे जेड कैलकुलेट करेंगे, जहां जेड सबसे ज़्यादा आएगा वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो वो मैक्सिमाइज है। अगर मिनिमाइज होता तो सबसे कम वाले को क्या कर देते, सेलेक्ट कर लेते। सिंप्लेक्स मेथड अपन ने मैक्सिमाइजेशन का एक जो वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको एक बार वापस देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा है, उसको पूरा एक बार वापस समझ लेते हैं। इसका एक और नाम जो वो इंटरेक्टिव मेथड भी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी छोटी चीजें जो जैसे सिंप्लेक्स मेथड इज आल्सो नोन एज, फिर उसने 4 दे दी उसमें एक इंटरेक्टिव लिखा है तो इंटरेक्टिव मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैक्सिमाइजेशन ये कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना वो सेम ही लिखा है और ये अपन ने नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन लिख दी। सॉल्यूशन सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन स्लैंक वेरिएबल जो वो ऐड करेंगे ताकि क्या हो, किस कारण इनइक्वलिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वलिटीज। ये जो है वो लेस देन वाला है, ये हटा के उसको इक्वल टू करने के लिए अपन क्या कर दिए स्लैंक वेरिएबल S1 S2 और S3। आगे अपन ये भी पढ़ेंगे सरप्लस वेरिएबल कब ऐड किए जाते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो वो कब ऐड किए जाते हैं, ये हमने किया। सिंप्लेक्स टेबल जो किस तरीके से, वापस एक बार रिवीजन जो कर लीजिए। सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन लिखेंगे और बेसिक वेरिएबल में सबसे पहले स्लैंक वेरिएबल से शुरू करेंगे, S1 S2 S3 से जो वो शुरू करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में ये S1 जो फर्स्ट इक्वेशन में है तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू 2 3 1 और 1500, 2 3 1 और 1500, S2 और S0 है नहीं। S2 जो सेकंड इक्वेशन में तो उसके इसके अंदर 3 2 S2 में 1 और फिर 1500, 3 2 0 1 0 और 1500 और वैसा वैसा 3 में 1 1 और S3 में 1 और 1000, 1 1 0 0 1 और 1000। क्लियर है? फिर जो वो जेड जे कैलकुलेट करेंगे। जेड जे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी लाइन है इस लाइन को इसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके उसको सिग्मा करेंगे। पहली वाली टेबल के अंदर ये हमेशा ही 0 आएंगे क्योंकि आपके स्लैंक वेरिएबल का जो है कंट्रीब्यूशन वो 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ लिख दिया।
3 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो, ये यहाँ पर लिख दिया, 1 इंटू जीरो, ये इस तरीके से जो है वो लिख दिया। फिर जो वो क्या कर देंगे, सी जे माइनस जेड जे, सी जे मतलब कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, x1 में 10 है, और ये जेड जे लेस कर दिया तो कितना आया 10, 12 12, 0 0 0 0 0 0। क्लियर है। इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी की कॉलम बनेगी। मैक्सिमम पॉजिटिव जो वो क्या करेगी, की कॉलम बनेगी। जब हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम की, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी की कॉलम बन जाएगी। आगे लिखा भी है इसको, की कॉलम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। फिर जो है जो की कॉलम बनेगा, इस की कॉलम का भाग जो है वो किस में दिया जाएगा, क्वांटिटी के अंदर दिया जाएगा, तो अपने को रिप्लेसमेंट रेशियो मिलेगा। और रिप्लेसमेंट रेशियो मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम पॉजिटिव है, मिनिमम पॉजिटिव, अगर कोई माइनस के अंदर लिखा उसको नहीं देखेंगे, मिनिमम पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी की रो हो जाएगी। और जहां की रो और की कॉलम मिलते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, की एलिमेंट कहेंगे। तो ये जो है वो की रो बाहर जाएगी और ये जो है की कॉलम अंदर आ जाएगी। क्लियर है भाई। फिर जब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो अपने को सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना क्या है कि जो की एलिमेंट है उसको तो क्या करना है, 1 करना है, और बाकी की कॉलम के अंदर जो भी पॉइंट है उनको क्या करना है, 0 करना है। यहाँ भी 0 करना और यहाँ भी 0 करना है। ये तो जेड जे की टेबल है, तो यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है। तो यहाँ 1 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो की एलिमेंट का भाग दे देंगे पहली रो का। तो यहाँ पर S1 की जगह x1 लिख देंगे, और ये जो पूरी रो है उस रो के अंदर क्या कर देंगे, की एलिमेंट का भाग दे देंगे। 2/3, 3/3 1 हो गया, 1/3 0 0, और 1500 डिवाइडेड बाई 3 500 हो गया। क्लियर है, समझ आ रही बात। उसके बाद में ये इस की रो की कॉलम के अंदर जो की एलिमेंट है उसके अलावा बाकी वाली जो वैल्यू उसको क्या करना है, 0 करना है। उसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है नया 2/3, 3/3 मतलब 1, यहाँ आ चुका 1/3, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ 500। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 2 को लेस करें ताकि 0 आ जाए। तो इस यहाँ पर 1 है, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3, 2, 2/3, 0 0, और ये 1000। क्लियर है। फिर इसमें से क्या कर देंगे, ये जो है वो लेस कर देंगे, सॉरी इसमें से ये लेस कर देंगे ना, जो पुरानी एंट्री है इसमें से क्या कर देंगे, ये लेस कर देंगे, ये लेस कर देंगे। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, ये जो है ये कितना बचेगा, 5/3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1500 माइनस 1000 जो वो 500 हो जाएगा। क्लियर है। सेम वैसा का वैसा S3 के अंदर यहाँ पर 0 करना है। यहाँ क्योंकि अब 1 आ चुका है तो सीधा का सीधा इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो इसको 1 माइनस 1 0 होता है, तो अपन क्या कर देंगे, सीधी ये ओल्ड रो जो है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 1 0 जाएगा, 1 माइनस 1/3 0 माइनस 0, और 1 माइनस 0 जो 0, और 1000 माइनस 500 जो वो 500। फिर आगे सेम प्रोसेस, वही जेड जे कैलकुलेट करेंगे, सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेट करेंगे, फिर की कॉलम डिसाइड करेंगे, जो मैक्सिमम पॉजिटिव है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, फिर जो उसकी कॉलम का भाग दे देंगे क्वांटिटी के अंदर, तो अपने को रिप्लेसमेंट रेशियो मिल जाएगा। उसमें से मिनिमम पॉजिटिव जो सेलेक्ट करेंगे तो वो अपनी की रो हो जाएगी, उसको कहेंगे चल निकल बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, और इसको कह देंगे आप जो वो अंदर आ जाओ। क्लियर है। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में क्या है, सेकंड टेबल के की रो के की एलिमेंट को 1 करने के लिए, की रो जो है उसका की एलिमेंट है, या फिर सीधा अपन कह सकते हैं की एलिमेंट को 1 करने के लिए की रो में अपन क्या कर देंगे, की एलिमेंट का भाग दे देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगी, नई जो है वो बन जाएगी। S3 को S3 को S2 में से लेस क्यों करना है भाई, देखो अल्टीमेटली अपना टारगेट समझिएगा। अपना टारगेट है कि यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर क्या करना है अपने को, 1 करना है। तो इसके अंदर तो की एलिमेंट का भाग दे दिया तो सीधा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 करना है,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करके इसमें जो है 2 में से लेस करें ताकि यहाँ 0 आ जाए, तो अपन क्या कहेंगे, इस वाली इक्वेशन पूरी को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 माइनस 2 जो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस वजह से इसमें पूरे वाले प्रोसेस के अंदर जो बाकी वालों में साथ ही साथ चलता है। S1 से क्यों करना है, क्योंकि ये की रो है, ये की रो है, की रो से किया जाएगा। समझ आ रही बात, जो की रो है ना उसको देख के अपन करेंगे। की रो में अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ भी 2 आ जाए। अगर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, देखा जाएगा, जो नई की रो बनेगी ना उसको देख के करेंगे। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड टेबल के की रो के एलिमेंट को 1 करने के लिए की रो में के एलिमेंट का भाग दे देंगे। उसके बाद में की कॉलम में की एलिमेंट के अलावा अन्य सारी एंट्री को हमें हम जीरो करना चाहेंगे, ठीक है। और जीरो करने के लिए क्या करेंगे, जो की कॉलम में जिसको जीरो करना है वहां जो वैल्यू है, जैसे यहाँ अपन इसको जीरो करना है, जैसे इसको जीरो करना है, यहाँ वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पहले वाले इलस्ट्रेशन के अंदर कितनी है, 2 है। तो क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, नई टेबल के इनकमिंग वेरिएबल वाली, नई टेबल के अंदर कौन इनकमिंग है, x1 है, उसको क्या कर देंगे, या फिर जो नई रो कह सकते हैं, सीधी जो नई रो इंट्रोड्यूस हुई उसको क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जो वैल्यू आएगी उसे उसी रो की ओल्ड, उसी रो की मतलब कि जो सेकंड, जैसे S2 को जीरो करना है तो S2 जो है उससे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ताकि अपने को क्या कर देंगे, उससे लेस कर देंगे। ये उसको एग्जाम्पल के जरिए समझा रखा है। जैसे ये x2 की नई नई जो है वो ये आपकी आ रखी है, ठीक है, ये 500 तक की आ रखी है, ठीक है। उसके बाद में ये S2 और ये लिखा है, ये इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। ओल्ड एंट्री S2 की कितनी है, 32010 और 1500। अब अपने को 2 को जीरो करना है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, नई की रो क्या ही है, 2/3 1 1/3 0 0 और 500। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 2 में से लेस करें ताकि 0 आ जाए, तो अपने को इसको 1 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये पूरी को, तो ये क्या होगी, 4/3 2 2/3 0 0 और ये 1000। फिर इसको क्या कर दो, 3 में से ये लेस कर दो, 2 में से ये 2 लेस कर दो, ये 0 में से ये 2/3 कर दो, 1 में से 0 कर दो, 0 में से 0 कर दो। समझ आ रही बात, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नई वाली टेबल बन जाएगी। इसको एक बार पूरे क्वेश्चन को बाय हैंड कर लीजिएगा, इसी को कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये आपकी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बन जाएगी। सेम वही प्रोसेस से बनेगी सेकंड से थर्ड तक। कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ पर सारी वैल्यू जो माइनस में नहीं आ जाए। अब देखो यहाँ बहुत सारी चीजें जो है वो जब आपका ये जो है आपकी ऑप्टिमम टेबल कही जाएगी, जहां पर ये मैक्सिमाइजेशन केस में सारे माइनस हो जाए, वो आपकी क्या कही जाएगी, ऑप्टिमम टेबल जो है वो कही जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो समझने लायक है। पहली बात तो S3 क्या है, एक स्लैंग वेरिएबल है, और अगर इसकी कुछ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, इतने, जैसे तीसरी जो मशीन है, ये मान लीजिए तीनों मशीनों के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी जो 400 क्वांटिटी है, क्वांटिटी में 400, इसका मतलब क्या है, जो थर्ड मशीन है उसमें क्या होंगे, 400 घंटे जो वो बचेंगे, उसमें 400 घंटे जो बचेंगे और वो अवेलेबल रहेंगे, अनयूटिलाइज रहेंगे। और इस वजह से आप देखोगे कि ये जो आपके बेसिक वेरिएबल यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल है, इनकी जो CJ-ZJ जो है वो क्या होगी, 0 0 0 वैल्यू जो वो आएगी। ये जो है 0, यहाँ भी जो 0 और यहाँ भी 0। सर क्या इनके अलावा कुछ और आ सकता है क्या, हाँ, इनके अलावा अगर 0 के अलावा कुछ और आएगा तो उसका और कुछ इंटरप्रिटेशन होगा, जो कि अपन लास्ट के अंदर देखेंगे कि मल्टीपल सॉल्यूशन और जो देखेंगे वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा। अभी इसके टेबल के हिसाब से कुछ इसके इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। जैसे S3 है जो स्लैंग वेरिएबल, और उसका 400 मतलब कि तीसरी मशीन के अंदर 400 घंटे जो बचे हैं। जो आपके बाकी वाले स्लैंग वेरिएबल जैसे S1 है और यहाँ पर लिखा है -16/5, और यहाँ पर S2 जो है वो लिखा है -6/5, तो इसका मतलब ये है कि S1 का जो है एक और है, उसकी वैल्यू है 16/5। अगर आप उसको S1 का एक और कम होगा तो आपका 16/5 का नुकसान होगा। S2 का अगर एक और कम हो गया तो आपका 6/5 का नुकसान होगा। समझ आ रही बात, अगर S1 का 1 घंटे का नुकसान होगा तो आपका कितना नुकसान होगा,
1 घंटा कम हो गया, मान लीजिए कि एक 1 आवर मशीन जो वो खराब हो गई और काम नहीं कर पाए, तो कितने का नुकसान होगा? 16/5 का। S2 का नुकसान हो गया अगर 1 आवर का, तो कितने का नुकसान होगा? 6/5 का नुकसान होगा। when all the number in the Cj minus Zj row of table 3, यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमम टेबल आर आइदर नेगेटिव, सिंस ऑल द, इसके अंदर Cj माइनस Zj वाली रो है टेबल 3 में कि वो या तो नेगेटिव आ चुकी है या जीरो आ चुकी है, हेंस इट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और इस ऑप्टिमम सॉल्यूशन का इंटरप्रिटेशन ये है कि x2 की आप बना दीजिए 300 यूनिट है, x1 की बना दीजिए आप 300 यूनिट है, S3 की 400 यूनिटें बनानी नहीं है क्योंकि S3 कोई प्रोडक्ट है नहीं, प्रोडक्ट अपने x2 और x1 ही, ये स्लैंक वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि इसके 400 घंटे बच जाएंगे। ठीक है, द शैडो प्राइस पर, शैडो प्राइस कह दो अपॉर्चुनिटी प्राइस पर, और इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन ए बी सी जो है वो 16/5, 6/5, और सी मशीन जो है वो 0। सी का 0 क्यों है? क्योंकि सी के अंदर 400 घंटे तो अनयूटिलाइज पड़े हैं, तो उसका एक आध और जो वो और यूज करोगे तो कोई खास फर्क पड़ना है नहीं। क्या ये बातें समझ आई आपको? क्लियर है? एजम्पशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड कुछ भी नहीं, ये जो है वो क्या कह रहा है, जो आपकी ग्राफिकल जो है ना वो सेम ही बात कह रहा है कि एक तो द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इफ एनी, अगर वो है तो वो कैसे होंगे? कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कि भाई जो भी है वो ग्राफ के अंदर जब आप देखते हो ना कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, तो वो कह रहा है कि अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो वो कहाँ पर होंगे? इन एक्सट्रीम पॉइंट पे, इन कॉर्नर पॉइंट पे होंगे। यहाँ पर आंसर जो वो नहीं होगा, यहाँ का कोई भी वैल्यू जो वो आंसर नहीं होगा। और दूसरा क्या है? द सिंप्लेक्स मेथड द सर्च फॉर द बेटर एक्सट्रीम पॉइंट is repeated until the value of objective function is improved further by the shifting to another corner। और जब तक हम नए में शिफ्ट हो सकते हैं और नया बेहतर कर सकते हैं, तब तक अपन बेहतर के अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे और अपन क्या करेंगे? ऑप्टिमम की सॉल्यूशन करते रहेंगे। मतलब कि जब तक सारे जो है वो जीरो और नॉन नेगेटिव नहीं हो जाते, इसका मतलब क्या है कि कोई और वेरिएबल जो है वो कह रहा है कि मुझे ले लीजिए, मैं आपको कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमा के दूंगा, तो अपन क्या करेंगे? उसको अंदर लेके आएंगे और किसी एक जो नालायक है, जो सही नहीं है, जिसका रिप्लेसमेंट रेशियो मिनिमम पॉजिटिव, उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो जब तक अपने को बेस्ट नहीं मिल जाएगा तब तक अपन क्या करेंगे? तलाश करते रहेंगे, आगे से आगे चलते रहेंगे। समझ आ रही बात? द सिंप्लेक्स मेथड द सर्च फॉर बेटर एक्सट्रीम पॉइंट कॉर्नर पॉइंट इज रिपीटेड अंटिल द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इम्प्रूव फर्दर। अब ऑब्जेक्टिव वैल्यू दोनों केस के अंदर हो सकती है कि भाई अगर आपकी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो जब तक इससे और मिनिमाइज की जा सकती है तब तक अपन इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, और अगर मैक्सिमाइज करना है तो जब तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं तब तक अपन आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। उसके बाद में सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन केस, और उसके जस्ट आगे जो मिनिमाइजेशन लिखा है कि किस तरीके से होगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा। बाकी प्रोसेस सारा सेम है, बस की रो और की एलिमेंट सेलेक्ट करते वक्त कुछ जो थोड़ा सा चेंज होगा। मैक्सिमाइजेशन का केस है, सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग है उसे क्या करेंगे? मैथमेटिकल मॉडल के अंदर जो वो अपन कन्वर्ट करेंगे। फिर जो क्या करेंगे? सारी इनइक्वलिटीज है उनको क्या करेंगे? इक्वलिटीज में कर देंगे। स्लैंक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिस तरीके से स्लैंक होता है वैसे वैसे ग्रेटर देन के केस के अंदर जो वो क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। फिर और उसमें सरप्लस के केस में आर्टिफिशियल और ऐड किया जाता है, वो अपन इसके जस्ट बाद में देख लेंगे। इससे अपन क्या हो गए? इन इक्वलिटीज को क्या कर दिया अपन ने? कन्वर्ट इक्वलिटीज के अंदर। सारी इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थी या लेस देन इक्वल टू थी, वो अब सारी कैसी दिखेगी? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दिखेगी। फिर अपन क्या करेंगे? अपनी फाइंड जो सेटअप अपन इनिशियल टेबल करेंगे या फिर फाइंड इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, सबसे पहला बेसिक सॉल्यूशन जो वो बनाने की कोशिश करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसमें एग्जामिन करेंगे Cj माइनस जेड जे। Cj माइनस जेड जे जो रो है उसको अपन स्टडी करेंगे। इसको NER नेट इवेल्यूशन रो भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से आप इवेल्यूएट करोगे कि आपका ये आंसर जो है वो सबसे बेस्ट है या नहीं है, आपको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आपने Cj माइनस जेड जे वाली टेबल बनी उसको आप एग्जामिन करो। आर देयर एनी पॉजिटिव एलिमेंट इन द नेट इवेल्यूशन रो, ये जो Cj माइनस जेड जे की रो है उसे ही अपन क्या कहेंगे? नेट इवेल्यूशन रो। कि क्या इसमें कोई पॉजिटिव एलिमेंट है? दो आंसर आ सकते हैं, यस या नो। अगर नो की कोई भी पॉजिटिव नहीं है, मतलब कि या तो जीरो है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? ये करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, आगे जाने की जरूरत नहीं है।
आंसर है कि यस है, ऐसा कोई पॉजिटिव एलिमेंट है इसके अंदर, तो उस केस के अंदर आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ के क्या करोगे, सेलेक्ट द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सी जे माइनस जेड जे, और वो आपका क्या बन जाएगा, की कॉलम। लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, एक तो सबसे बड़ा होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है, उसको सेलेक्ट किया, वो आपका की कॉलम बन जाएगा। और जो की कॉलम होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड द क्वांटिटी कॉलम बाय कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इन द की कॉलम, जो भी क्वांटिटी कॉलम है उसमें क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, क्लियर है। क्वांटिटी वाले कॉलम में की कॉलम का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो है जब भाग देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। एग्जामिन द रेशियो, रेशियो को देखिए और सेलेक्ट द रो विथ स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होना वो भी पॉजिटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव जैसे अपन की रो कहेंगे, नॉन नेगेटिव एलिमेंट जो सबसे छोटा है, दो वर्ड कहे हैं, एक तो जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और नॉन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आ गया इसमें तब तो उसको क्या कर दो, आप इग्नोर कर दो। जो पॉजिटिव है और जो सबसे छोटा है उसे क्या करो, सेलेक्ट करो, और वो जो जहां पर होगा वो आपकी क्या बन जाएगी, की रो बन जाएगी, एलिमेंट एट द, और जो इन दोनों के इंटरेक्शन पे होगा उसे अपन क्या कहेंगे, की नंबर या की एलिमेंट जो वो कहेंगे। इसको सेलेक्ट किया, फिर क्या करेंगे, ये वापस रिवाइज करेंगे, रिवाइज द प्रोग्राम एंड फाइंड करेंगे वापस विथ न्यू बेसिक सॉल्यूशन, जो वापस नया जो है वो की कॉलम के ऊपर जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे, और जो की रो वाला है उसे क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे, और फिर वापस उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर जो वापस क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सारे जो वो आर देर उसमें कोई पॉजिटिव एलिमेंट है या नहीं है, फिर आंसर अगर यस आता है तो फिर वापस प्रोसेस कीजिए, अगर नो आता है तो वो करंट हो जाएगा। अगर यस आ जाता है तो फिर वापस ये कि ये प्रोसेस कीजिए, फिर वापस यहाँ से यहाँ आइए, चलते रहिए जब तक कि उनके अंदर एक एक भी पॉजिटिव एलिमेंट रहता है, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और लास्ट के अंदर जो करंट सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है। अब अगर मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती तो उस केस के अंदर क्या होता, लगभग सेम ही चलेगा, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले वो उसको मैथमेटिकल मॉडल में बनाना है, इन इक्विलिटीज को इक्विलिटीज में कन्वर्ट करना है, वो स्लैंग सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको इंट्रोड्यूस करना है। पहले आपके इनिशियल टेबल बनाइए, सी जे माइनस जेड जे जो वो उसको बनाइए। फिर यहाँ पर देखिए, आर देयर एनी नेगेटिव एलिमेंट, क्या उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट है, वहां पर क्या था, आर देयर एनी पॉजिटिव एलिमेंट, कि पॉजिटिव एलिमेंट है ये पूछते थे, और यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या कोई नेगेटिव एलिमेंट है। अगर वो कहता है कि हाँ है तो उस केस के अंदर ये आगे चलेंगे, वो कहता है कि नहीं कोई नेगेटिव नहीं है, सारे आंसर जो है, सारे जो सी जे माइनस जेड जो पॉजिटिव आ चुके हैं, तो उस केस के अंदर पॉजिटिव या जीरो आ चुके हैं, तो अपना वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम हो जाएगा। एक तो यहाँ पर चेंज आएगा, उसके बाद में बाकी क्या करना है, वहां की कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, की कॉलम सेलेक्ट करते हैं लार्जेस्ट पॉजिटिव, कैसे सेलेक्ट करते हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्ट द लार्जेस्ट नेगेटिव, जो लार्जेस्ट नेगेटिव उसको क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट द लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ सी, हाँ ठीक है, और इसको ब्रैकेट में इसके साथ लिख दीजिए, ये आपका क्या बनेगा, ये की कॉलम बनेगा, ये जो है ये क्या बनेगा आपका, की कॉलम जो वो बनेगा। मैं नोट्स में भी लिख देता हूँ, नहीं तो फिर निकल जाएगा दिमाग से।
क्लियर है भाई? ये क्या होगा की कॉलम बनेगा। फिर वही वापस उसको की कॉलम को क्या करना है, की कॉलम का भाग देना है किसके अंदर, कोरस्पॉन्डिंग, डिवाइड द क्वांटिटी कॉलम बाय कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इन की कॉलम। जो की कॉलम के अंदर लिखे हैं उनका क्या करना है, भाग देना है की क्वांटिटी के क्वांटिटी वाले कॉलम में। फिर क्या करेंगे, एग्जामिन द रेशियो एंड सेलेक्ट द रो विद द, जो रो कौन सी, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए चेंज नहीं है ना, रेशियो कैसे सेलेक्ट होंगे, रेशियो उसी तरीके से होंगे, जो स्मॉलेस्ट है और नॉन नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी क्या बनेगी, की रो बनेगी। तो फर्क कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ दो जगह फर्क आ रहे हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, वहाँ दो जगह ही फर्क आ रहे हैं। बाकी रेशियो का सिलेक्शन जो वो सेम तरीके से होगा मिनिमाइजेशन के अंदर और मैक्सिमाइजेशन के अंदर। समझ पा रहे हो बात भाई? तो अल्टीमेटली ये दो जगह जो क्या होंगे, फर्क आएंगे, बाकी जो है वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब जो है वो स्लैंग, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल। देखो तीन इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहली तो 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 150। अब इसमें क्या है, सिर्फ x1 है और x2 है, तो इसके साथ और कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। और वो इन इक्वलिटीज को इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने की कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ रही है। रीजन क्या है, जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि ये पहले से इक्वल टू है। तो उस केस के अंदर ना स्लैंग वेरिएबल बनता है ना सरप्लस वेरिएबल बनता है। तो फिर उस केस के अंदर क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो वो ऐड करेंगे। ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो वो ऐड करेंगे। समझ आ रही बात? तो आर्टिफिशियल कब वेरिएबल ऐड करेंगे, जब जो है वो पहले से इक्वेशन क्या है, इक्वल टू है। क्लियर है? अगर ये लेस देन है तो अपन क्या कर देंगे, लेस देन है तो स्लैंग को ऐड कर देंगे। अगर ये ग्रेटर देन है, x2 जो वो 14 या 14, x2 जो वो बड़ा है या 14 के बराबर है, उस वाले केस में x2 से क्या करेंगे, एक कोई न कोई लेस करेंगे। x2 उसे जो लेस करेंगे उसे क्या कहेंगे, सरप्लस वेरिएबल कहेंगे। समझ पा रहे हो बात? तो जब वेरिएबल की वैल्यू कम है तो जो ऐड करेंगे उसे क्या कहेंगे, स्लैंग वेरिएबल। जब वैल्यू ज्यादा है वेरिएबल की तो जो लेस करेंगे उसे क्या कहेंगे, सरप्लस वेरिएबल। कि भाई ये ज्यादा है उस वजह से उसको क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल को लेस करेंगे। जब पहले से इक्वल टू है तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब सरप्लस वेरिएबल को लेस करेंगे ना, उस वक्त सरप्लस वेरिएबल के साथ हमेशा क्या करना होगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आपको क्या करना होगा, लाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? सरप्लस वेरिएबल जो जब भी आएगा वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो आएगा। ये इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? जब इक्वल टू है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, जब स्लैंग वेरिएबल है, जब लेस देन वाला है तो स्लैंग वेरिएबल जो वो ऐड करेंगे, जब ग्रेटर देन वाली स्थिति है तो क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल को कम करेंगे। अब इसकी वैल्यू जो माइनस होती है, इसको कंपनसेट करने के लिए एक प्लस का आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जो वो ऐड करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अपन जैसे मिनिमाइजेशन जो जो भी लिख रहे हैं, 2x1 प्लस 8x2, नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी स्लैंग वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल है उनके तो क्या लिखते हैं आगे, 0 0 0, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनके आगे क्या किया जाता है, एक वेरिएबल लिखा जाता है, एम लिखा जाता है। इनके आगे देखो तो एम देखने को मिलेगा। अब ये एन एम जो है इसका क्या मतलब है, एम का मतलब जो है, ये तो बाकी के तो 0 0 रखेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन के अंदर 0 0 होगा ताकि ये अपने आप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो क्या हो सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। मतलब कि वो आपके सॉल्यूशन वाले टेबल के अंदर आके वहां पर बैठ सकते हैं। उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसके साथ एक एम लिखा जाता है। एम का मतलब क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो इसे क्या करेगा, अपने सॉल्यूशन के अंदर आने से रोकेगा। अब कैसे रोकेगा, तो अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो एम जो है वो क्या करेंगे, माइनस एम रखेंगे। माइनस एम की मतलब कि बहुत सारा लेस होने वाला, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम जो मैक्सिमाइजेशन है। तो अगर जैसे 8 रख दिया तो 8 से ज्यादा कोई कहीं नुकसान हो रहा है तो उस केस के अंदर जैसे m जो है वो 3 हो गया, और यहाँ पर जो कहीं यहाँ पर 3 का नुकसान हो रहा है और कहीं पे 8 का नुकसान हो रहा है, तो ये कहेगा कि भाई यहाँ 3 का ही नुकसान हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, m जो है वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है।
m जो है इस इक्वेशन के अंदर जितनी वैल्यू लिखी है उनसे बड़ी क्वांटिटी, और वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि ये जो है कभी आए नहीं। और मिनिमाइजेशन के अंदर जो क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन के अंदर कॉस्ट ज्यादा होने से रोकना है, कॉस्ट को ज्यादा होने से रोकना है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, प्लस एम कर देंगे कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारी कॉस्ट लगने वाली, तो इसको नहीं लेके आना, इसको रोक दो यहाँ पर। तो जब मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होगी तो अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ प्लस एम लिखेंगे, और जब मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होगी तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ माइनस एम जो है वो लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार वापस सुन लीजिए, जब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइजेशन है तो उस केस के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ अपन क्या करेंगे, माइनस एम लिखेंगे, और जब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तब आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ प्लस एम लिखेंगे। ये ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो आपके सॉल्यूशन के अंदर आके बैठ नहीं जाए, इस वजह से। क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? ये मिनिमाइजेशन वाला है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ प्लस एम और प्लस एम लिखेंगे। इसके बाद में आपके थोड़ी बहुत छोटी मोटी थ्योरी बचती है कि भाई कई बार कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसमें अपने को क्या करना होता है, कुछ चेंज करना होता है। जैसे ये लिखा है 4x1 माइनस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है, और अपना मन हुआ कि नहीं इसको इक्वेशन को क्या करें, लेस देन वाली बनाए। तो भाई समझिएगा, जैसे है 2 + 7 जो है वो मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, 6 से बड़े या 6 से बराबर है। हकीकत के अंदर एक्चुअल में x1 और x2 लिखते हैं, ठीक है ये इससे ग्रेटर देन वाला जो है 2 और 7 जो है वो क्या है, ये 6 से बड़े हैं। समझ आ रही बात? अब अगर इन सबको माइनस कर दें तो ये क्या होगा, -2 और -7, और ये हो गया -6, तो ये कितने हो गए, -9, और ये हो गए -6। तो ये क्या हो जाएगा, -6 बड़ा हो जाएगा, तो उस केस के अंदर ये जो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ आ रही बात भाई? 2 + 7 जो 6 से बड़े हैं। अब अगर पूरे कोई इक्वेशन को अपन किसी एक पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरे कोई -1 से कर दिया तो ये -2 हो जाएंगे, ये -7 हो जाएंगे, और ये -6 हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर ये ग्रेटर देन किस में बन जाएगा, लेस देन में। तो कई बार इक्वेशन इस तरीके से हो जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाली हो और उसको अपने को लेस देन इक्वल टू वाली बनानी हो, तो अपन क्या कर देंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर वाइस वर्सा, ये लेस देन वाली इक्वेशन है लेकिन ये अपने को अच्छी नहीं लग रही, अपने को इसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन बनानी है, तो उस केस के अंदर जो क्या कर देंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4x1 -2x2 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? अब कई बार ये हम तो कहते हैं कि भाई वेरिएबल जो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, माइनस ना हो, माइनस ना हो, माइनस ना हो, लेकिन कोई वेरिएबल है मान लीजिए y2 और वो नेगेटिव ही है। अब क्या करें, समझिएगा, जैसे y2 जो उसकी वैल्यू -2 ही है। देखो कुछ भी नहीं है, अगर ये इक्वेशन जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है और उसे लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये लेस देन इक्वल टू वाली है और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू बनानी है, तो उसको क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे 2 + 7 जो है वो क्या है, 6 से बड़े हैं, और अगर इसको लेस देन वाला बनाना है तो उसके इसके अंदर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 और -7 और ये 6 हो गए, तो ये हो गए -9 और ये -6। अब आपको पता है कि -9 और -6 में से बड़ा क्या है, -6, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो जब ग्रेटर देन वाली इक्वेशन को लेस देन वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेस देन वाली इक्वेशन को ग्रेटर देन में करना है तो -1 से मल्टीप्लाई जो वो कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन के जो ये वाले साइन जो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा,
हम कह रहे हैं कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन y2 जैसे मान लीजिए है, y2 जो है वो -2 है, अब क्या करें, y2 जो है उसकी वैल्यू -2 है, तो क्या हम छोड़ दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी अगर सिचुएशन है तो आप इस y2 की जगह क्या कर दो, y3 माइनस y4 कर दो। हमने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि y3 की वैल्यू ले लो, जैसे आपको मन हुआ तो 5 ले लो, और y4 की वैल्यू जो वो क्या ले लो, 7 ले लो। y3 की जो कितनी ले लो, 5 ले लो, और y4 की जो कितनी ले लो, 7 ले लो। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और y2 जो है वो क्या हो जाएगा, y2 की जगह क्या लिख दो, y3 माइनस y4। ठीक है, तो y3 भी पॉजिटिव है और y4 भी क्या है, पॉजिटिव है, और अल्टीमेटली y2 वाली वैल्यू जो वो आ जाएगी। तो जहां अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है ही, पड़ी ही है, तो उसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जगह अपन कोई दूसरे दो वेरिएबल जो पॉजिटिव वेरिएबल लाके अपन उसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इफ द वेरिएबल इज नेगेटिव देन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल। दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल से उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे y2 है तो उसको y3 माइनस y4 से जो वो रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात है? क्लियर है? उसके बाद में अगर कभी आपका मन हो जाए कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, या मैक्सिमाइजेशन के वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, वही सेम प्रोसेस क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, जो मिनिमाइजेशन है उसको क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, और मैक्सिमाइजेशन जो क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन हो जाएगा। जैसे मिनिमाइजेशन लिखा है z = 3x1 + 8x2, तो उस केस के अंदर उसको क्या कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइजेशन z की जगह क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन z। 3x1 की जगह -1 से मल्टीप्लाई होते हैं -3x1, और ये -8x2। समझ आ रही बात? सेम वही ऊपर वाला जो प्रोसेस है वही। और फिर मैक्सिमाइजेशन को आपको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमाइजेशन को क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3x1 + 8x2 हो जाएगा। उसके बाद में है ड्यूलिटी। वैसे इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा मन होता है कि ये जो है इक्वेशन है उसको किसी और तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, उस केस के अंदर ये ड्यूलिटी का काम जो है, ड्यूलिटी जो है वो काम आता है। ये पढ़ा जाता है मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स वगैरह में जब अपन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो आती है वो इसको मदद करवाती है कि भाई किस तरीके से पढ़ाया जाए। जैसे कि दे रखा है, समझ लीजिएगा, बाकी इसके जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ड्यूलिटी का मतलब क्या है, जो आपकी बेसिक जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसको क्या करना, बेसिक वाले को या पहली वाले को अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसको क्या करना, सेकंड लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाएगा, ड्यूलिटी कहलाएगा। मतलब कि उसी को वापस सेकंड टाइप में कन्वर्ट करना। तो उसमें मैट्रिक्स वाले जो रूल चलते हैं, जैसे आपको दे रखा है z = 6x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 <4 <= 4, और 3x1 + 2x2 <= 6, x1 और x2 जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो प्राइमल तो क्या है, x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहली इक्वेशन क्या है, ये 1x1 और 2x, सॉरी, ये गलत लिख दिया, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ कहाँ पे गलत लिखा, दोनों में से एक में लिखा है 3 है। थ्री, ये इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर जो है वो 2 है।
यहाँ 2 कर दीजिए, कहीं पे भी एक जगह कर दीजिएगा ना, ताकि वो सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से बन जाए। देखो भाई, अब इसको देखिए, 1x1, 1x1 और प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और 3x1 प्लस 2x2 जो वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 के लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। अगर इसको प्राइमल को अपने को ड्यूल में कन्वर्ट करना है तो उस केस के अंदर क्या होगा। और आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, मैं यहीं से सीधा ही बता देता हूँ आपको। लिखा था, यहाँ लिख देते हैं ताकि 6x1 प्लस 5x2, 6x1 प्लस 5x2। तो ये जो है वो क्या करने थे अपने को, ज़्यादा रखने हैं 6x1 और 5x2 से, इस तरीके से रखना है। तो अपनी बेसिक इक्वेशन क्या है समझिएगा, 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 है, और उसके बाद में 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू जो वो 6 है, ठीक है। और x1 की वैल्यू जो वो 6 है और x2 की वैल्यू जो वो 5 है। अब ये जो है ये तरीका है, इसको अगर प्राइमल को ड्यूल में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, 1y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, पहली बन जाएगी 1y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा जो है वो 2y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। और आपका बेसिक जो वो क्या था, मैक्सिमाइजेशन था या मिनिमाइजेशन था, बेसिक जो था वो मैक्सिमाइजेशन था, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर मिनिमाइजेशन किसके हिसाब से होगा, इनके हिसाब से होगा, 4y1 जेड इज इक्वल टू 4y1 प्लस 6y। एक बार वापस देख लीजिएगा ना। देखो, समझ लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये लिखा है कि 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और 3x1 प्लस 2x2, 3 प्लस 2 जो है वो कितना होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। अपना काम है 6x1 प्लस 5x2 को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो 6x1 और 5x2 जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसको ड्यूल में कन्वर्ट करना हो तो कुछ भी नहीं, मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से सिंपल सा किया जाता है, सेम उसी तरीके से किया जाएगा। ये इक्वेशन इस तरीके से चल रही है और ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फिर क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी और ये अपने क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे, और सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे 1y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और वहाँ मैक्सिमाइजेशन था तो यहाँ मिनिमाइजेशन हो जाएगा 4y1 प्लस 6y2। क्या ये बात क्लियर है क्या भाई। अरे बोलो रे टाबरो, क्लियर है ना। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और स्पेशल केसेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नॉन फिजिबल सॉल्यूशन मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। नॉन फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से, जैसे कि आपकी दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन जो वो क्या कह रही है,
लेस देन इक्वल टू, तो इसकी इक्वेशन के हिसाब से आपका ये ग्राफ बना। एक दूसरी इक्वेशन है जो कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा कंस्टेंट जो है उसकी इक्वेशन इस तरीके से बन रही है। तो इसका क्या होगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है कि भाई ये कह रहा है कि इससे नीचे की साइड के अंदर ये वाला पोर्शन, लेकिन ये वाला जो है वो इस कंडीशन के हिसाब से दूसरी वाली इक्वेशन के हिसाब से नहीं मान रहा है। दूसरी इक्वेशन कह रही है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो ये वाली इक्वेशन नहीं मान रही, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन जो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे पता चलेगा, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किस तरीके से ये याद करने पड़ेंगे आपको कि कब कब। बस बस ये जस्ट, ये काफी नहीं, ये कंप्लीट है। ये भाई थोड़े से आपको याद भी करने पड़ेंगे, कैसे पता चलता है। नॉन फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, artificial variable appears in the solution solution mix and solution cannot be proceed beyond stage due to contradicting nature of constant। कि भाई जो आपके सॉल्यूशन वाली टेबल है, जो लास्ट वाली टेबल है, उसके अंदर क्या है, एक तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है आ चुका है। बस 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 5 मिनट, 5 मिनट आराम से, राम राम करो, 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आपका जो लास्ट वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ चुका है, और अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है। क्लियर है। समझ आ रही बात, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। आपके कौन सा है संतोष व्यास, एबीएसटी है या ईएफएम है? ईएफएम है। ये एबीएसटी के लिए टेस्ट भरत सर ने शुरू किया, अपन कंप्लीट करके अपन भी जो जल्दी शुरू करें। आप रिवीजन तो कर रहे हो ना भाई साथ में। अनबाउंड सॉल्यूशन, अनबाउंड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा कि जब बांध ही नहीं पा रहे हैं कोई, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये कह रही है कि इससे ज़्यादा वैल्यू, और ये एक इक्वेशन है, ये भी कह रही है इससे ज़्यादा वैल्यू। तो अब ये जो है वो एरिया कितना भी हो, वो अनलिमिटेड एरिया जो है वो क्या हो, इस वाले को अपन क्या कहेंगे, अनबाउंड सॉल्यूशन। ग्राफ के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, स्टेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेयर इट इज फाउंड दैट द कोएफिशिएंट ऑफ इनकमिंग वेरिएबल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट विदाउट वायोलेटिंग द कंस्ट्रेंट। कुछ भी समझ नहीं आया होगा, या यहाँ सीधा समझिएगा, व्हेन देयर आर नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट रेशियो, जब रिप्लेसमेंट रेशियो जो है उसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो क्या होगा, उसे हम अनबाउंड सॉल्यूशन कहेंगे। या फिर इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि इनकमिंग वेरिएबल को इंक्रीज किया जाता है, किया जा सकता है, और जो मैक्सिमम मिनिमाइजेशन के केस में डिक्रीज किया जाता है, किया जा सकता है अनलिमिटेड कैपेसिटी पे। तो उस केस के अंदर हम जो है वो उसे क्या कहेंगे, अनबाउंड सॉल्यूशन जो वो कहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ आई। और मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, बस ये और डी जनरेसी दो ही बचे हैं ना। ये है, जैसे यहाँ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ जो जेड की वैल्यू आ रही है, जैसे मैक्सिमाइजेशन है, दोनों जगह जो वो क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस के अंदर वो पर क्या कहलाएंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन, की भाई एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। सिंप्लेक्स में कैसे पता चलेगा, व्हेन द नेट इवैल्यूएशन रो जो सी जे माइनस जेड जे है और फाइनल सॉल्यूशन शोज जीरो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक basis of solution, or the simple word when a non basic variable in the final simplex table showing optimum solution to the problem has a zero contribution। जैसे उस वाले टेबल जो अपन ने बनाई थी ना, एक इलिस्ट्रेशन किया, उसके अंदर देखिएगा x1 x2 s1 s2 और s3, जिसमें यहाँ पर आंसर में था s1 सॉरी x2 x1 और s3 था। ठीक है, और यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो x1 के अंदर सी जे माइनस जेड जे जीरो था, x2 के अंदर सी जे माइनस जेड जे जो था जीरो था, और s3 के अंदर भी क्या था, जीरो था। यहाँ पर -16/5 था, और यहाँ -6/5 था।
वो कह रहा है कि अगर फाइनल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नॉन बेसिक वेरिएबल इन द फाइनल सॉल्यूशन, नॉन बेसिक मतलब कि ये तीनों तो हो गए बेसिक, इनके अलावा जो S1 और S2 है, ये S1 और S2 है, इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो यहाँ पर जीरो बताते, यहाँ पर जीरो बताते, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या है कि इसके पास भी कुछ और जो वो अवेलेबल है। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात, क्लियर है। और डी जनरेसी मतलब कि डी जनरेसी का मतलब बेकार आंसर, जो आंसर काम का नहीं होता। व्हेन देयर इज ए टाइप फॉर द मिनिमम पॉजिटिव रिप्लेसमेंट रेशियो फॉर सेलेक्टिंग आउटगोइंग वेरिएबल। रिप्लेसमेंट रेशियो में अपन क्या करते हैं, मिनिमम पॉजिटिव को सेलेक्ट करते हैं चाहे मैक्सिमाइजेशन हो। अरे क्यों लड़ रहे हो, रहे शांति रखो ना भाई, इतने बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हो, तो हमेशा चिंताएं लेते क्यों हो? जीवन में तुम्हारे कौन सी चिंताएं कम चल रही है पहले से? कम चल रही है क्या? ये इतना बड़ा सिलेबस है वो करना है, ऊपर से नई चिंताएं ले रहे हो। किसी से मत लड़ो आप, जो आए उसको कहो कि ठीक है भाई तू खुश रहे, जो है खुश रहो, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, उसमें नई चीजें मत डालो कोई। ठीक है, शांति रखो, मजे करो। क्लियर है भाई? तो ये नोट्स जो वो मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, और उसको जो आप पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रखो, ये टाइम जो है ना उसमें कुछ चीजें जो एग्जाम से पहले कुछ चीजें जो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा लापरवाही जो वो नहीं बरतें। कई बार जैसे मुझे थोड़ा बहुत भी लगता है ना कि भाई जो है वो कुछ मेरे को फीवर जैसा अगर थोड़ा भी लगेगा तो मैं क्लास ऑफ करता हूँ। रीजन ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फिर फीवर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और उसके चक्कर में फिर 4-5 दिन की छुट्टियां हो जाए। उससे अच्छा है कि एक दिन रेस्ट करना ज्यादा ठीक रहता है। तो ये आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो फिर 4-5 दिन, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो 4-5 दिन जो आपके पूरा खराब कर देता है। उससे अच्छा थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें, और जो भी आपके माइंड को खराब कर सकते हैं ना उनसे थोड़ा, भाई यहाँ नहीं, आपको इस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, बाकी नॉर्मल जैसे आपके जीवन में कई रिश्तेदार वगैरह होते ही हैं जो आपको क्या करते हैं, इम्पोक करने के लिए ही आते हैं कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। उनके लिए एक ही काम करना, उनको इग्नोर करते रहना। समझ आ रही बात? जीवन के अंदर भाई बचपन से जो अपन एक कहानी सुनते हैं कि भाई हाथी जब चलेगा तो वो बहुत सारे जो वो भोंकते रहेंगे, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं। ये पर्सनल में अभी एग्जाम के टाइम में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है जैसे अपन पूरा पढ़ रहे होते हैं और फिर वो कोई जो आके कहता है कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, फिर जो कई स्टूडेंट उससे डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि ये मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। उसका मुंह है, जैसे जचेगा वैसे बोलेगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? कॉस्टिंग की क्लास रखे ना भाई, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? टेस्ट आप अभी दोगे या कब दे रहे हो टेस्ट? समझ आ रही है ना भाई? हाँ, मजे लो, वो अच्छा है। जो आपको दो चीजों का जो ध्यान रखना चाहिए एग्जाम तक। ठीक है, तो अपन क्या टाइम हो गया है? 10:27 हो गए हैं, तो 11 बजे से रख देते हैं क्लास, है ना? 11 बजे से रख लेते हैं क्लास। 11 बजे से अपन कॉस्टिंग जो शुरू करेंगे, तब तक जो वो आप इनको रिवीजन कीजिएगा। मैं नोट्स थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर जो है जैसे नोट्स जिस तरीके के परफेक्ट है, उससे और ज़्यादा परफेक्ट आपको MCQ मिलेंगे, उनकी आप चिंता करें ही नहीं। क्लियर है भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ABST जो है वो स्टूडेंट अपन 11 बजे वापस मिलेंगे।